मैं गांव से शहर गया था किसी काम के सिलसिले में। वापसी पर सोचा कि थोड़े फल ले जाऊं, घर वाले खुश हो जाएंगे। फलों की दुकान पर मोटरसाइकिल खड़ी की और फलों को एक एक दाना खाकर और पकड़कर देखने लगा और औरतों की तरह दुकानदार से भाव ताव करने लगा। कीमत तय करने के बाद फलों के दोनों थैलों समेत खुद को बाइक के हवाले किया और गांव की तरफ रवाना हो गया। जब मैं अकेला सफर करता हूं तो मेहंदी हसन या जगजीत सिंह की गजलें गुनगुनाने लगता हूं, और ये मौका मुझे मिलता भी उस वक्त है जब मैं अकेला होता हूं, क्योंकि दूसरा शख्स मेरे सुर बर्दाश्त नहीं कर पाता। बस फिर मैं शुरू हो गया। कुल मिलाकर 5-6 गजलों की ही मुसाफत थी। आपको देखकर देखता रह गया, क्या कहूं और कहने को क्या रह गया। मैं जगजीत सिंह की ये गजल पूरे मजे से गा रहा था कि रास्ते में एक लड़की ने हाथ से रुकने का इशारा दिया। मैंने बाइक से पहले गजल को रोक देना ठीक समझा और फिर उसके सामने ब्रेक लगा दी। लड़की ने दुपट्टे के नकाब से अपना हुस्न ढांपा हुआ था। शाम का वक्त था, ट्रैफिक भी उस रोड पर ज्यादा नहीं थी। उसने मुझसे लिफ्ट मांगी। आम लड़कों की तरह मैंने भी लिफ्ट दे दी। दो मुखालिफ जिन्स जब यूं करीब हो तो जज्बात का उबरना लाजमी है। बस फिर वही हुआ कि वो मेरी सोचों से होती हुई मेरे आसाब पर छाने लगी। उसके बैठने का अंदाज ऐसा था जैसे हम दोनों एक दूसरे के आशना हो, लेकिन उससे पहले हमारी गुफ्तगू या मुलाकात नहीं थी। औरत हो और बातूनी ना हो, बहुत कम मिलता है, लेकिन पहली मुलाकात तकल्लुफाना ही हुआ करती है। यूं थोड़ा शर्माते लहजाते सलाम दुआ के बाद बातों का सिलसिला और फिर सवाल जवाब शुरू हो गए, जैसे मैं किसी को साइंस की किताब जुबानी सुनाने के लिए किसी टीचर के सामने खड़ा हूं। कहाँ के हो, क्या करते हो, शादी हो चुकी है या नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सवालात उसकी नुस्वानी आवाज में हरगिज बुरे नहीं लग रहे थे, बल्कि दिमाग की नसों में गर्मी की बारिश के कतरों की तरह ताजगी भर रहे थे। इस सफरी मुलाकात को तवालत देने के लिए और उस पर अपनी धात जमाने के लिए मैंने मोटरसाइकिल की रफ्तार बिल्कुल कम कर दी। उसके सामने मुझे हर पहलू, चाहे वो तालीमी हो, मुआसरती हो या निजी हो, मैं खुद को अच्छा साबित कर रहा था। सो मैंने गुफ्तो सनीज में मिठास और अंग्रेजी जुबान का सहारा लिया। नाम पता से लेकर मोबाइल नंबर और घर के अफराद तक सब कुछ मैं बता चुका था। आमतौर पर लड़के लड़कों को और लड़कियां लड़कों को या अपनी हमजिंसों को पहली मुलाकात में इतने जाती सवाल नहीं बताया करते, लेकिन क्या करूं कि इंसान में एक नफसी हैवान भी रहता है। उसने मेरा नाम पूछा और फिर मेरा मोबाइल नंबर मांगा। मैंने इंग्लिश में फर नंबर बता दिया। नंबर डायल करके बोली, मैंने आपका नंबर वाजिद के नाम से सेव कर लिया है, मेरा 7987 है लास्ट में, इसे कमल के नाम से सेव कर लेना और जब कभी भी मिलना चाहो तो राबता कर लेना। समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ क्या वो भी वही सोच रही है। शायद ऐसा भी हो सकता हो, मन के भेद कौन जाने। लेकिन अब तो वो खुलकर बातें करने लग गई थी और मैंने भी अपनी शर्म उतार फेंकी। एकदम उसने पूछा कि जगह है आपके पास। मैंने कहा क्या मतलब। कहने लगी, पागल, रात हो रही है, समझ नहीं आता मैं क्या चाहती हूँ। नहीं तो मैं ले चलूं कहीं। मैंने जवाब में शर्माते हुए कहा, नहीं, जगह का कोई मसला नहीं है, मैं तो तुम्हें तभी समझ गया था जब आप कांधे पर हाथ रख कर बैठी थी। और मेरा और मुंह में ही था कि उसने कहा कि अच्छा ये बताओ कितने पैसे दोगे आप, कितने लेती हैं आप। मैंने सवाल पर ही सवाल कर दिया। बोली 5000, 1500, अगर ज्यादा दे सकते हो तो आपका शुक्रिया भी। शुक्रिया? उसका शुक्रिया कहने का अंदाज मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ था। शुक्रिया मतलब? मैंने मोटरसाइकिल रोक कर पूछा। वो नीचे उतर कर बोली, कुछ नहीं, बस वैसे ही, कोई ऐसी बात नहीं, आप जितने भी दे देना, और हाँ, मुझे घर के करीब उतार देना, ज्यादा दूर की नहीं हूं मैं। वो जैसा कि मेरे शुक्रिया वाले सवाल को ही खा गई हो, ऐसे कि जैसे उसने मेरी बात ही टाल दी हो। घर में और कौन कौन है? ये सवाल मैंने थोड़े सख्त लहजे में किया। मैं और मेरे 2 बेटे, उसने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। बेटों का सुनकर मेरे सवाल और मेरा जहन बदल रहा था। तो आपके बेटे अकेले हैं घर में, आपका इंतजार कर रहे होंगे, रात हो रही है। मेरे इस हैरत ज़दा सवाल पर उसने बहुत इत्मीनान से जवाब दिया, नहीं, उनको ये पता है कि मामा काम पर गई है, ईशा से पहले या ईशा तक आ जाएगी। खाना वगैरह तैयार करके आई हूँ, आप फिक्र ना करें और ना ही इतने सवाल जवाब करें।
अगर कुछ करना है तो जल्दी करें, टाइम बहुत हो गया है। मैंने ईशा तक घर जाना है, नहीं तो मुझे यहीं उतार दे, मेहरबानी होगी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेरे सवाल और सोचों का नजरिया बदल गया था। अब तो मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था और मैं गुस्से से बात करने लग गया कि 2 बच्चों की माँ हो, शर्म करो। आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी है, कामकाज कर सकती हो, जॉब वगैरह कर सकती हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसे डांट रहा हूँ। वो रो रही थी, बार बार आंखों पर हाथ फेर रही थी, उसके आंसू निकल रहे थे। वो नकाब उतार कर दुपट्टे से आंखें साफ करने लगी और बताने लगी कि काम तो करती हूँ, शाम तक एक घर में, सुबह एक घर में, दोपहर से शाम तक बस काम से ही फारिग होकर बाहर निकली थी। अब वो बात करते जोरों कतार रो रही थी और मुझे उस पर अब गुस्सा आ रहा था। मैं गुस्से से सवाल कर रहा था, क्यों निकली? ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि ये सब? अपनी बात अब वो रो कर सुना रही थी, जैसे कि उसको इल्म हो गया हो कि मैं अब उसके काबू नहीं आने वाला। वो कड़वा सच बोले जा रही थी और मैं खामोशी से उसका दुख सुन रहा था और महसूस भी कर रहा था। कहने लगी, मेरे 2 बेटे हैं, मैं उन्हें अच्छे स्कूल में भेजती हूँ। उनके अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीदें मुझे मायूस नहीं होने देती। मैं पहले फैक्ट्री में काम करती थी, घर का राशन और उनकी फीस मुश्किल से पूरी होती थी, मगर फैक्ट्री में लड़के छेड़छाड़ करते थे। 3 महीने पहले मुझे बहुत मजबूर होकर फैक्ट्री छोड़नी पड़ी। अब घरों में काम करती हूँ, राशन पूरा हो जाता है, मगर स्कूल की फीस की वजह से मेरे दोनों बच्चे घर बैठे हैं। उन्हें प्रिंसिपल ने निकाल दिया है और कहा है तब आना जब फीस होगी। मैं खुद भी स्कूल गई, प्रिंसिपल से बात की फीस के लिए, कुछ दिन मांगे, मगर मायूस होकर घर आई। बच्चों की फिक्र से मेरा चैन, सुकून, नींद सब न जाने किधर चले गए हैं। आप मुझे यूं ना देखें, मैंने तो कल रात भी अपने जिस्म का सौदा किया था। कुछ पैसे मिले, थोड़े कम थे, तो आज शाम को निकली हूँ इसी उम्मीद पर कि आज फीस पूरी हो जाए तो सुबह बच्चे स्कूल चले जाएं। तो बस इसीलिए ही जिस्म बेचा है रात भर मैंने। अपने बच्चों की फीस देनी थी। मैंने कपकपाते होंठों से पूछा, कितनी फीस है बच्चों की? कहने लगी 6000, मगर कल रात को 2000 हो गया था। मैंने इरादा किया पैसे देने का और सोचने लगा कि हम लोग कितने पत्थर दिल हो चुके हैं। अफसोस की बात है ना कि मैं और मेरे जैसे लोग कभी भी ऐसे शख्स की मदद नहीं करते जब तक उनका दुख उनकी जुबान और उनके चेहरे से बयां ना हो जाए। मैंने कमल से माफी मांगी, मांगते हुए कहा कि मुझे उस बात पर भी माफ कर देना जो मैंने आपसे कहा था कि मैं तुम्हें तभी समझ गया था जब आप कांधे पर हाथ रख कर बैठी थी, मगर अफसोस मैं तुझे समझ ना सका। अपने बटुए से 5000 निकाले और उसके हाथ पर रख दिए। साथ ही ये भी कहा कि मैं आइंदा भी जरूर आपको कॉल करूंगा और आपसे मिलता रहूंगा। अब मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि ये फ्रूट इसलिए लिए थे कि घर वाले खुश हो जाएंगे। हमें अपनों की खुशियां कितनी अजीज है। हम बेहिस लोगों को दूसरों का एहसास तक नहीं। हमें अपनी बिसात के मुताबिक इंसानी रिश्ते को भी अहमियत देनी चाहिए। कमल का रोना देखकर मेरी जाहिरी आंखें नम हो गई थी और अंदर से मैं दहाड़े मारते हुए रो रहा था। और मुझे मालो जर की खुशियों की लंबी उम्र की ढेरों दुआएं दिए जा रही थी और मैं शर्मिंदा हो रहा था खुद से, अपनी जिंदगी से, अपनी सांसों से। कमल की हालत देखकर मेरा कलेजा फटे जा रहा था। उसकी दास्तां मुझे शर्मिंदा कर रही थी। मुझे अपने होने पर दुख हो रहा था कि मेरी सांसें क्यों चल रही हैं। हम जैसों को तो मर जाना चाहिए। हम बहुत खुदगर्ज लोग हैं। हम वो लोग हैं जिन्हें किसी का एहसास तक नहीं। हमने एक दूसरे को नेक ख्वाहिशात के साथ रुखसत किया और आखिर में उसने कहा, खुदा तुझे लंबी हयात दे। मैंने कहा, कबूल हो, मगर